मित्रों, नमस्कार। मैं रीना आपका पुनः स्वागत करती हूँ। ये आपका अपनी चैनल साहित्य गंगा पर। आज हम देखने वाले हैं वर्णमाला से संबंधित थ्योरी क्लासेज। और पता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, वर्णमाला से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और वर्णमाला से कहें तो स्वर हो या फिर व्यंजन, या फिर स्वरों का वर्गीकरण या व्यंजन का उच्चारण स्थान या स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर प्रश्न बनते ही हैं। तो आइए हम इस वीडियो में, एक ही वीडियो में स्वर और व्यंजन दोनों से संबंधित उनका वर्गीकरण और उनका उच्चारण स्थान भी देखेंगे। तो एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं और फिर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आइए शुरू करते हैं। और प्लीज़ आपका कमेंट और लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं ये देख लीजिए। कभी कभी तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन में। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वैसे तो हम वर्ण जो भी लिखते हैं वो सब वर्ण होते हैं, लेकिन वर्णमाला वो तब बनता है जब उसका एक व्यवस्थित क्रम हो। तो जब वर्णों के व्यवस्थित क्रम में हम वर्णों को लिख दें तो वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्ण में एक स्वर अथवा एक स्वर व्यंजन हो सकते हैं, यानी कि वर्णमाला में एक स्वर भी हो सकता है और एक स्वर और व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन उसका जो निश्चित क्रम दिया गया है वैज्ञानिक विधि के अनुसार, तो फिर वो क्रम निश्चित हो तभी वह वर्णमाला कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला देवनागरी लिपि में बद्ध है और देवनागरी लिपि अक्षरिक लिपि है। ऊपर हमने, अभी मैं बता दूं कि आपको हिंदी भाषा से संबंधित मैंने 1, 2, 3 भाग करके वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास से संबंधित सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हिंदी वर्णमाला की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि कैसी है तो अक्षरिक है, यानी कि यह अक्षरों में लिखी जाती है। अब कुछ चीज़ हम देखते हैं, जैसे कुल कितने व्यंजन होते हैं और कुल कितने स्वर होते हैं, और टोटल वर्णों की संख्या पूछे तो वो कितने होते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और प्लीज़ अगर पसंद आ रही है तो अंत तक ज़रूर बने रहिए। देखिए यहाँ पे दिया है कुल वर्णों की संख्या। तो क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52। ये देखिए 52 पहले हुआ करती थी, लेकिन अब एक विशिष्ट वर्ण जो जुड़ गया है उसको कुछ इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। और अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप 53 बताएंगे। जो एक विशिष्ट व्यंजन जुड़ा हुआ है, विशिष्ट वर्ण, वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं और इसे विशिष्ट नाम दिया ही जाता है। तो फिर आप ध्यान रखेंगे कि वैसे तो कुल वर्ण 52 होते हैं, वर्तमान शब्द लगा दे तो आप 53 बताएंगे। और ये 52 वर्ण कौन कौन से मिलके होते हैं, तो आप देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। 2 तो आपके अयोगवाच वर्ण होते हैं, अंग और अह। और यहाँ पे देखिए 4 संयुक्त व्यंजन, यानी कि छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी आपके 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं। उक्षिप्त या आगत या फिर द्विगुण, ये 2 व्यंजन होते हैं। ये 2 उक्षिप्त होते कौन है, तो ये जो हम लोग लिखते हैं ड़ और ढ, ये दोनों आपके क्या हैं, उक्षिप्त हैं। और इन्हें आगत भी कहा जाता है या द्विगुण भी कहा जाता है। तो ये आपके 4 संयुक्त 33 मूल व्यंजन और 2 ये, तो 4 2 6 और 33, यानी कि 39 वर्ण ये हो गए व्यंजन के। और फिर 11 आपके स्वर, तो 39 और 11 ये आपके हो गए कितने, 39 और 11 ये हो गए 50 और ये हो गए 2 52, यानी टोटल 52 वर्ण आपके वर्णमाला में देखने को मिलते हैं। अब देखिए स्वरों का जो उच्चारण स्थान है, ओठ के आकृति के आधार पर उनको हम देख लेते हैं कि हम बोलते हैं तो हमारे ओठ का जो आकार है वो कैसे बनता है
और किस भाग से हम स्वरों को उच्चारित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्वर का जिह्वा एवं ये टाइपिंग एरर है, ओठ ओष्ठ आकृति के आधार पर हम इसका वर्गीकरण देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्वरों को हम देखें कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। तो अग्र स्वर के उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग ऊपर उठता है, यानी कि अग्र स्वर वो होते हैं जिसमें हम टंग को बोलते हैं तो ऊपर उठा लेते हैं या ऊपर उठ जाता है। मध्य स्वर के उच्चारण में जीभ का बीच वाला भाग ऊपर उठता है, अतः इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं या फिर मध्य स्वर भी कहते हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आगे हम बताएंगे कि अग्र स्वर कौन कौन से हैं, पश्च स्वर कौन कौन से हैं और मध्य स्वर कौन कौन से हैं। वैसे तो अग्र स्वर में आप जानते हैं जितने भी अ की आकृति बनती है अग्र स्वर में, मैं बता दूं आपको कि ई ए अग्र स्वर हैं, जबकि मध्य स्वर में अ आपका आता है और पश्च स्वर में जितने भी बच गए स्वर आ उ ओ ये सभी क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। तो अभी आप टेंशन न लें, आगे वीडियो में मिलने वाला है। तो बस एक बार अभी यहाँ से ध्यान लें कि अग्र स्वर में आपका अग्र स्वर में आपका ई ए और ए ये आता है। मध्य स्वर में सिर्फ अ आता है और जो भी बच गए यानी कि आ उ ओ और ओ ये सभी आपके क्या हैं, पश्च स्वर हैं। तो बस आप बने रहिए अंत तक, बड़ा अच्छा वीडियो ये आपको फील होगा, देखने के बाद कुछ नया सीख पाएंगे। देखिए और आगे देखिए वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी को हम कुछ स्वरों को देखते हैं, जैसे कि मुख खुलने और बंद होने के आधार पर। तो ये तो सभी उसके परिभाषा है, लेकिन हम वहाँ देखेंगे जहाँ पे इनका एग्जाम्पल भी दिया होगा। तो आप चाहें तो इसे थोड़ा सा स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं, तो इनकी परिभाषा आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे अर्धसमृद्ध क्या होता है, यहाँ से देखिए, जैसे अवृतामुखी या अवृताकार, यानी कि जो उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख क्या होता है, गोल ना हो करके ऊपर से नीचे तक फैल जाता है। और अर्धसमृद्ध में क्या होता है कि थोड़ा अधिक मुख खुलता है, और अर्धविवृत में मुख स्वर के उच्चारण से थोड़ा कम खुलता है, और समृद्ध स्वर में क्या होता है कि मुख सबसे कम खुलता है और विवृत स्वर के उच्चारण के समय मुख सर्वाधिक खुलता है। तो यहाँ पे देखिए वृत्तमुखी स्वर है, यानी कि इसमें ज़्यादा खुलेगा। और ये सारी चीज़ें आप इनकी परिभाषा चाहे तो खुद ही पढ़ लेंगे आप, और ना तो फिर आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। आइए हम आगे देखते हैं यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर किसे कहेंगे अगर ये पूछा जाए तो फिर आप क्या बताएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है स्वर का डिफिनेशन। स्वर वह वर्ण है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, यानी कि स्वर का उच्चारण करने पर किसी भी तरह का अवरोध या बाधा मुख में उत्पन्न नहीं होता है। और स्वरों का वर्गीकरण अभी हमने पीछे नाम देखा है, किया गया है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर या मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए देखते हैं मुख विवर, यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो मुख किस में कितने खुलेंगे। तो यहाँ पे देखिए समृद्ध स्वर, समृद्ध अभी हमने पीछे देखा है समृद्ध किसे कहते हैं। तो जिसमें समृद्ध स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में मुख थोड़ा सा कम खुलता है, और इसमें स्वर कौन कौन से आएंगे, ई उ। ठीक है, अर्ध समृद्ध में यानी कि समृद्ध से भी थोड़ा इसमें कम खुलेगा मुख, तो है वो कौन कौन से स्वर है, ए और वो है विवृत में ये पूरा मुख इसमें खुलता है इसके उच्चारण में, तो वो आपका आ है। और फिर अर्ध विवृत में इसमें कहे तो विवृत की अपेक्षा थोड़ा सा मुख कम खुलता है, और इसमें आता है आपका आ ए ओ। तो ये डायग्राफ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो बस आप याद रखेंगे कि समृद्ध में मुख थोड़ा खुलता है, ई उ। अर्ध समृद्ध में उससे भी कम, विवृत में बिल्कुल मुख खुल जाता है, और अर्ध विवृत में थोड़ा सा कम खुलता है। तो बस आप इतना ध्यान रखेंगे। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं, यानी कि जिह्वा के अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग कैसे काम करते हैं उच्चारण। तो जब जीभ के अगले हिस्से से हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो अगला जीभ काम करता है, वह है ई ए और ए।
और जीभ का मध्य भाग काम करता है अ स्वर के उच्चारण में, और जीभ का पश्च भाग यानी कि लास्ट वाला भाग जो काम करता है वो होता है आ उ ओ। तो ये समझती हूँ कि इस डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे से समझ भी पाएंगे और फिर ज़्यादा देर तक आपको ये चीज़ें याद भी रहेंगी। अब हम देखते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पे देखिए आवृतमुखी या आवृताकार स्वर, यानी कि जब हम उच्चारण करेंगे तो स्वर की जो मुख की जो स्थिति होगी वह थोड़ा सा ऊपर या नीचे की तरफ खुलेगी, ऊपर नीचे खुलेगी, यानी कि ओष्ठ की आकृति किसी भी गोलाकार नहीं होगी, वृत्ताकार नहीं होगी। यानी कि वृत्त मतलब होता है कि गोला, और अवृत लग गया तो यानी कि विदाउट गोले का, यानी कि उसका आकार गोले की तरह नहीं होगा। तो इसमें देखिए अवृताकार में आपके जो स्वर आएंगे वो होगा अ आ ई ए। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, ये 6 स्वर जो हैं वो अवृताकार स्वर हैं या अवृतमुखी हैं। और दूसरा है वृत्तमुखी या वृत्ताकार। वृत्ताकार से तात्पर्य इनकी उच्चारण करते समय हमारी मुंह की आकृति कैसी हो जाएगी, गोल हो जाएगी। और इनमें देखें तो कौन कौन से हैं उच्चारण के आधार पर कौन कौन से स्वर आएंगे, तो वो आपका होगा उ ओ औ तथा ये डॉक्टर वाला जो आ लिखते हैं वो सभी आपके वृत्तामुख या वृत्तामुखी आकार के हैं। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अभी तक हमने देखा है जिह्वा के आधार पर और मुख विवर खुलने के आधार पर और फिर ओष्ठ की आकृति के आधार पर। अब हम देख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और कौन कौन से स्वर हैं जो मूल हैं, कौन कौन से बाद में बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं हुई हो उन्हें मूल स्वर कहते हैं, और मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये आप बात याद रखेंगे। यानी कि मूल मतलब क्या होता है? जो वास्तविक रूप में होता है, जो यथार्थ होता है, जिसमें किसी तरह का हेरा फेरी नहीं किया जाता है, वही क्या होता है? मूल है। तो वास्तविक रूप में मूल स्वर आपके 4 ही होते हैं और उन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। वह है आपके अ ई उ और री। ये चारों आपके मूल स्वर हैं, यानी कि इनकी उत्पत्ति स्वयं कह लें कि बिना किसी जोड़ गांठ के हुई है। अब देखिए संधि स्वर, यानी कि संधि से तात्पर्य आप जानते ही हैं कि जोड़ना होता है। तो मूल स्वरों में कुछ ऐसे स्वर जोड़े जाते हैं जिनसे किसी नए स्वर की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। यानी कि मूल स्वर, जब 2 मूल स्वर आपस में मिल करके एक तीसरे नए स्वर का निर्माण करते हैं तो उसे संधि स्वर कहते हैं। और संधि स्वर हैं कितने, आप देख लीजिए आ ई उ ए ओ, यानी कि 3 और 3 6 आपके संधि स्वर हैं। आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। देखिए यहाँ पे अब देखिए संधि स्वर के भेद भी दिए गए हैं। वैसे तो संधि स्वर सिर्फ आपने कितने देखे? 6 देखे हैं। और ये 6 बनते कैसे हैं, किन किन आपसी स्वरों के मिलने से बनते हैं, और ये 6 को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे देखिए पहला है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आएगा संधि स्वर में? तो वो देखिए किसी एक मूल स्वर में उसी को पुनः मिलाने से बने स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जैसे 2 छोटे छोटे हम किसी चीज़ को मिलाएंगे तो वो, जैसे हमने 2 मिलाया तो एक बड़ा चीज़ क्या बन गया? 4 बन गया। ठीक वैसे ही जब हम 2 छोटे छोटे या ह्रस्व स्वर मिला रहे हैं तो बड़ा स्वर बन जा रहा है, फिर उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ मतलब होता ही बड़ा है। तो अब देखिए जब अ और अ को मिलन किया गया तो आ बन गया, ई और ई को मिलाया गया तो बड़ी ई बन गया, और छोटा ऊ को मिलाया गया तो बड़ा ऊ बन गया। और ये स्वर संधि स्वर के अंतर्गत आएंगे। और संधि स्वर के अंतर्गत कौन से स्वर हैं? तो दीर्घ स्वर हैं। और दूसरा देखिए संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आएंगे ये देख लीजिए। जैसे भिन्न भिन्न स्वरों के मिलाने से जो स्वर बनेंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि सेम जैसे
एक ही वर्ग के स्वर को मिलाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे अलग अलग स्वर को मिला करके एक नए स्वर का निर्माण किया जा रहा है, तो उसे हम संयुक्त स्वर कहेंगे। यानी कि दो को आपस में जोड़ा जा रहा है, दोनों अलग अलग वर्ग के हैं। जैसे अ और ई मिलाने से क्या बनेगा, ए बनेगा। आ और ए मिलाने से ए बन जाएगा। अ उ मिलाने से ओ बनेगा। आ ओ मिलाने से ओ बन जाएगा। तो थोड़ा बहुत आप संधि अगर पढ़े हों तो उसे रिलेट करके आप देख पाएंगे कि यहीं से इन्हीं वर्णों के परिवर्तन से संधि का भी एक तरह से निर्माण होता है। आगे देखिए, उच्चारण के कालमान के आधार पर स्वरों के भेद। यानी कि जब हम स्वरों को उच्चारित करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, उसके आधार पर, समय के आधार पर इन स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, कालमान को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। यानी कि उसमें जो समय लगता है बोलने में, उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो पहला आगे दिया है, मात्रा या उच्चारण के कालमान के आधार पर हिंदी में स्वरों के सामान्यतः दो भेद हैं। तो कभी क्वेश्चन बने अगर कि मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वरों की कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे दो। और उच्चारण के कालमान के आधार पर भी पूछ ले तो आप बताएंगे कि हिंदी में स्वरों के सामान्यतः दो भेद हैं। पहला है आपका लघु स्वर, जिसे हम ऊपर ह्रस्व स्वर पढ़ के आए हैं, उसे ही हम लघु स्वर कहते हैं। जैसे जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है और उसे लघु स्वर कहते हैं, जैसे कि अ, ई, उ तथा री। और ये चारों क्या है, मूल स्वर कह लें इसे, और ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लघु और गुरु के रूप में इसलिए वर्गीकृत किया गया है कि लघु मतलब होता है छोटा और गुरु मतलब बड़ा। यानी कि जब कम समय लग रहा हो तो उसे हम लघु स्वर कहेंगे, और जब अधिक समय लगेगा तो उसे गुरु स्वर कहेंगे। अब देखिए, गुरु किन्हें कहेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ए, ओ और औ, ये सभी क्या है, गुरु स्वर हैं। यानी कि लघु और गुरु, वहाँ से आप रिलेट कर लीजिए मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो हमने देखा है। यहाँ पे नोट में कुछ स्पेशल दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। दिया है, सभी मूल स्वर लघु होते हैं तथा सभी संधि स्वर गुरु होते हैं। अभी जो ऊपर बात मैंने बताई। आगे है, संस्कृत भाषा में स्वरों का एक तीसरा भेद भी है, जिसे प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी के कुछ नाटकों में इसका प्रयोग मिलता है। जैसे हम प्लुत स्वर को कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, यहाँ पे दिया गया है ओम। ठीक है, ये क्या है, प्लुत स्वर है आपका। और प्लुत स्वर को बहुमात्रिक स्वर तथा त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे इस तरह, मतलब यस आकार की तरह इसे एक तरह से इंडिकेट किया जाता है, और ये तीन की चिन्ह के नुमा इसे हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आगे दिया है, मात्रा के आधार पर स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मात्रा के आधार पर सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण किसने किया, तो पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है। तो अभी तक हमने देखा है क्या, स्वरों का जो वर्गीकरण है वो देखा है हमने कालमान के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर, और जीव के कार्य करने की भाग के आधार पर, फिर हमने ओष्ठ की आकृति के आधार पर, इन सभी आधारों पर देखा है। आगे हम देख रहे हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्गों स्वरों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। यानी कि हम जब इन स्वरों को उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे कौन से भाग काम करते हैं। तो आइए देखते हैं। मानव द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाले विभिन्न अंगों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा तथा ओष्ठ एवं दो ध्वनि अंगों जैसे कंठ, ओष्ठ, कंठ, तालु से विभिन्न स्वरों का उच्चारण होता है, जो इस प्रकार है। यानी कि हमारे गले से लेकर के और मुख तक कौन कौन से भाग काम करते हैं स्वरों के उच्चारण में, और किस स्वर के उच्चारण में कौन से भाग। तो यहाँ पे इस आकृति से आपको काफ़ी हेल्पफुल मैं समझ पा रही हूँ कि ये वीडियो लगेगी और देर तक याद भी रहेंगे और कन्फ्यूज़न भी आपका दूर होगा। तो ये देखिए, जब हम अ और आ का उच्चारण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कंठ स्वर।
यानी कि जब हम अ और आ का उच्चारण करेंगे तो हमारा कंठ भाग जो है काम करेगा। इस फिगर से आप समझ पाएंगे। दूसरा है आपका कंठ ओष्ठ स्वर, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर के ओ और औ का उच्चारण करते हैं, तो इन दोनों को ओ और औ को हम लोग क्या कहेंगे? कंठ ओष्ठ स्वर कहेंगे। आगे देखिए, ओष्ठ के आधार ओष्ठ काम करता है कौन कौन से लेटर या स्वर बोलने में? वह है आपका उ और उ, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों कैसे स्वर हैं? तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले स्वर हैं। ए और ऐ को देखें तो ये क्या है? कंठ तालव्य स्वर है, यानी कि ए ऐ के उच्चारण में आपका कंठ भी काम करेगा और तलवा भी काम करेगा। तो ए ऐ आपके कैसे स्वर हैं? तो कंठ तालव्य स्वर है। आगे देखिए, ई का उच्चारण करने में कंठ तालव्य काम करता है। जैसे कंठ तालव्य तो आपका रहा ए के उच्चारण में, और ई के उच्चारण में आपका तालव्य स्वर काम करता है, यानी कि सिर्फ मतलब तलवा जो है, सिर्फ तलवे से उच्चारित होने वाला जो स्वर है वो है आपका ई, और तालु और कंठ से जो उच्चारित होने वाला है वो है आपका ए। और देखिए री क्या होता है? री मूर्धन्य स्वर होता है और इसके उच्चारण में आपका मूर्धा भाग काम करता है, यानी कि तलवा से थोड़ा सा आगे वाला जो भाग होता है वो आपका मूर्धन्य स्वर होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि तालव्य यानी एकदम बिल्कुल जो ऊपर का हमारे मुख के अंदर का भाग है उसके पीछे वाला भाग है, जबकि मूर्धन्य में थोड़ा सा आगे के भाग को काम करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इन स्वरों को वर्गीकृत जब हम करते हैं मुख के विभिन्न अंगों के आधार पर, खुलने के आधार पे, बंद होने के आधार पे, या कौन से भाग कहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, आप देखिए कुछ वर्ण जो ऐसे हैं जो न तो योग होने पर भी साथ रहें और उन्हें अयोगवाह कहते हैं, और वो स्वतंत्र भी रहते हैं। जैसे देखिए अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो दिया है कि जो योग होने पर भी साथ रहे, योग न होने पर भी साथ रहे, उन्हें हम लोग अयोगवाह कहते हैं। और ये माना जाता है कि ये आगत ध्वनियाँ हैं, ये किसी दूसरे भाषा से आई हुई है। ये पूरे मतलब न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, तो इन्हें अयोगवाह कहते हैं। और इन अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो 2 है, और ये कौन कौन से हैं? अंग और अह। हिंदी वर्णमाला में इसे अनुस्वार कहते हैं, और इसका चिन्ह देख पा रहे हैं आप, एक बिंदी नुमा है। मतलब वर्णों के ऊपर एक बिंदी लगा दें तो फिर वो क्या होता है? आपका अनुस्वार होता है। और हिंदी वर्णमाला में इसे विसर्ग कहते हैं, दूसरा जो आपका अयोगवाह लेटर है, और इसका चिन्ह इस तरह से है, यानी कि लेटर के आगे जब हम 2 बिंदी लगा देंगे तो वो आपका क्या होगा? अयोगवाह कहलाएगा। और ये विसर्ग, एक तो अनुस्वार है आपका और दूसरा क्या है? विसर्ग। अनुस्वार मतलब वर्णों के ऊपर जो हम बिंदी लगा देंगे, और फिर अनुस्वार, और विसर्ग जो है वर्णों के आगे 2 बिंदी लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और देख लीजिए इनके बारे में। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन, अभी जो मैंने ऊपर बात बताई, अपितु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। इनका उपयोग दोनों स्वरों और व्यंजनों में होता है, यानी कि ये 2 लेटर ऐसे हैं जिनके उच्चारण के लिए या तो हम स्वर की सहायता लेते हैं या फिर व्यंजन की, और इनके लिए हमें इन स्वर और व्यंजनों की सहायता लेनी ही पड़ती है। इन्हीं के सहारे इन दोनों का उच्चारण स्थान होता रहता है और उपयोग हम लोग करते रहते हैं। अब हम देखेंगे स्वरों के अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरण, जिसे हम अनुनासिक या निरानुनासिक भी कहते हैं। तो अनुनासिक मतलब क्या होता है? अनुनासिक से तात्पर्य इसके नाम से देखिए आप, इसमें क्या होता है ना कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, इन स्वरों का, तो मुख और नाक दोनों से हवा क्या होता है कि बाहर आता है। जैसे देखिए, पढ़िए, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास मुख तथा नाक दोनों से बाहर निकलते हैं, इन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक रूप को चंद्र बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि किसी भी लेटर पे आप चंद्र बिंदु लगाते हैं तो वो आपका वर्ण कैसा होगा? अनुनासिक होगा। ठीक है,
इतना आप ध्यान रखेंगे। इसमें मुख नाक दोनों माध्यम से श्वास क्या होता है, बाहर निकलता है, जबकि निरानुनासिक में ऐसा नहीं होता है। अनुनासिक का ठीक अपोजिट है। देखिए इसको देखिए, जब किसी स्वर के उच्चारण करने में श्वास केवल मुख से बाहर निकले तो उसे क्या कहेंगे, निरानुनासिक कहेंगे या फिर अनुनासिक कहेंगे। तो बस अनुनासिक आए, देखिए यहाँ पे डबल न है तो ये निरानुनासिक के अंतर्गत आएगा, जबकि वहाँ पे अनुनासिक है या अनुनासिक है। तो इसमें क्या होता है कि श्वास केवल मुख से निकलता है, जबकि अनुनासिक में श्वास मुख और नाक दोनों के माध्यम से निकलता है। तो वही लेटर यहाँ पर भी है, बस इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, और जहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगेगा वो आपका क्या होगा, निरानुनासिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए घोष स्वर किसे कहा जाता है। तो स्वर को घोष या अघोष दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए घोष स्वर किसे कहेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद या स्वर कंपन का उपयोग होता है उन्हें घोष स्वर कहते हैं। यानी कि इन स्वरों को उच्चारित करते समय हमारे उसमें क्या होता है कि स्वरों में कंपन आ जाता है, तो फिर उन ध्वनियों में कंपन होने के कारण से इसे घोष कहा जाता है। और घोष या सघोष के अंतर्गत जानते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका आता है। अभी आगे वीडियो में मिल जाएगा आपको। तीसरा क्या है, तो जैसे ग, घ और अंग, ये आपके क्या होते हैं, घोष स्वर होते हैं। और प्रायः सभी स्वर, ये तो हो गई आपके व्यंजन की बात, लेकिन स्वरों की बात करें तो सभी स्वर, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे आप। ये सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। घोष कहें या सघोष कहें, बात एक ही है। ठीक है, आगे देखिए अल्प प्राण कौन कौन से स्वर होते हैं। तो प्रायः सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि स्वर, घोष और प्राण के आधार पर सभी सघोष होते हैं और सभी अल्प प्राण होते हैं। और अल्प प्राण कहते किसे हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और प्रायः सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने स्वरों का अल्प प्राण मतलब वायु के आधार पर देख लिया कि सभी स्वर अल्प प्राण वाले होते हैं, बिल्कुल कम वायु इनके उच्चारण में निकलते हैं। और अघोष सघोष के आधार पर भी देख लिया, यानी कि स्वर के कंपन के आधार पर इनकी जब स्वरों के उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि स्वर कंपन जब होता है तो उसे हम लोग सघोष कहते हैं। तो फिर ये सघोष, सभी स्वर सघोषी होते हैं और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, ये दो बात आप ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों को एक तरह से कहाँ कहाँ से हम उच्चरित करते हैं, इनके उच्चरित करने में कौन कौन से हमारे मुख कंठ के भाग काम करते हैं, सबको हमने देख लिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपकी तैयारी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, सपोर्ट अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।